बच्चों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बेटा आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पीनियल ग्लैंड पे और उसके बाद में बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड एक स्मॉल एंडोक्राइन स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। जैसे हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन के तीन बड़े हिस्से होते हैं, वन इज़ फोर ब्रेन, वन इज़ मिड ब्रेन, वन इज़ हाइंड ब्रेन। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये फोर ब्रेन की डॉर्सल सरफेस की तरफ प्रेजेंट होगा। और कर क्या रहा है पीनियल ग्लैंड? तो सबसे पहला सवाल बेटा इस पे आ सकता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड। तो इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। करता क्या है पीनियल ग्लैंड? Pineal gland secrete a hormone that is known as melatonin और melatonin regulate करता है, it regulates our sleeping and awakening patterns, right? हम किस खास समय पर सो रहे हैं, किस टाइम पर हम उठ रहे हैं, उस एक बायोलॉजिकल जो एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में है उसको रेगुलेट करने में बहुत बड़ा हाथ किसका है? मेलाटोनिन का बेटा। एक खास स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस में आकर मेलाटोनिन का सिक्रीशन एक समय में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। और एक स्पेसिफिक समय के बाद मेलाटोनिन की सिक्रीशन जैसे ही डिक्रीज हो जाती है तब हम उस समय उठ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो एक्चुअल में बायोलॉजिकल क्लॉक है वो किसकी वजह से मेंटेन किया जाता है? वो मेलाटोनिन की ही वजह से मेंटेन किया जाता है बेटा। अगर हम बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ की माने तो उनके हिसाब से मेलाटोनिन की जो सिक्रीशन है इट स्टार्ट्स आफ्टर 10 PM, राइट? तो 10 बजे के बाद मेलाटोनिन आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड के अंदर रिलीज होना शुरू होता है एंड बाय 11 PM वी एक्चुअली फॉल एस्लीप। और 4 बजे के बाद, सुबह के 4 बजे के बाद मेलाटोनिन के लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हैं हमारी सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से हम किसी एक समय पर वहाँ पर उठ सकते हैं बेटा। तो हमारा जो एक पूरा 24 सर्काडियन रिदम्स है, हमारी डाईयूरिनल रिदम जिसे NCERT बोल रही है, 24 आवर डाईयूरिनल रिदम, उनको भी मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? मेलाटोनिन की। इसके अलावा मेलाटोनिन और कहाँ हमारी हेल्प करता है बेटा? मेलाटोनिन हमारी बॉडी का स्लीप वेक साइकिल तो मेंटेन कर ही रहा है, हमारी बॉडी का प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है बेटा, ठीक है। इन एडिशन टू मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करना जो है मेलाटोनिन वहाँ अपना रोल दिखाता है बेटा। पिगमेंटेशन को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ मेलाटोनिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता है और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को भी रेगुलेशन मेलाटोनिन से ही मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं। पहला जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी लोकेशन से रिलेटेड सवाल आ सकता है एंड द सेकेंड क्वेश्चन कैन कम विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ द पीनियल ग्लैंड। अब हम जिस बड़े ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हर साल थायराइड ग्लैंड से उसकी उसका जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड आ सकते हैं, उसके जो फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड आ सकते हैं और जो थायराइड हार्मोन्स का इम्पैक्ट है उससे रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं इसकी। तो थायराइड ग्लैंड thyroid gland is the largest endocrine gland। हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेटा उनमें से सबसे बड़ा एक एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज अवर थायराइड ग्लैंड, राइट। थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है विच हैज़
which has been derived from endoderm layer. It is endodermal in origin. जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, हम जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं हमारी, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं जिससे एम्ब्रियो के पार्ट्स सारे बनाए जाते हैं बेटा। उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक एंडो और एक मीजोडर्म। तो आपका थायराइड कौन सी जर्म लेयर से डिराइव होता है? एंडोडर्म से डिराइव हो रहा है बेटा। लोकेशन कहाँ हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड की? लोकेशन है ऑन दी ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, either side of the trachea, right? किसके नीचे है बेटा? inferior to larynx, larynx के नीचे, यानी कि हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसके नीचे आपको 2 लेटरल लोब्स मिलेंगे साइड पे, ट्रैकिया के साइड पर आपको 2 लोब्स मिलेंगे जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोल रहे हैं। जैसे अगर आप इस फिगर को बेटा ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज अवर वॉइस बॉक्स, राइट, द वोकल कॉर्ड्स, राइट, और यहाँ पर आपको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, राइट, ये इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर आपको दिखाई देता है, राइट। सो दिस इज अवर ट्रैकिया, राइट। तो यहाँ पर आपको अगर ट्रैकिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, और हमारे वॉइस बॉक्स से, राइट, यहाँ आपको इस तरीके का एक एच शेप का ग्लैंड, बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड, यही क्या है हमारा? थायराइड ग्लैंड है। तो ये ट्रैकिया आ जाएगा हमारा। ट्रैकिया की लेफ्ट साइड पर एक लोब है थायराइड का और राइट साइड पर एक लोब होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज अवर वॉइस कॉर्ड, राइट, और यहाँ पर हमारे क्या है? थायराइड ग्लैंड। So this is forming right lobe of thyroid gland, and this is the left lobe of thyroid gland. इस तरीके से एच शेप का, यूजुअली कई बुक्स में बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन भी इसको बोला गया है। सो इट इज लाइंग एट द below the larynx, which is our voice box, on the either side of the trachea. तो 2 lateral lobes हो गए बेटा थायराइड के, राइट और लेफ्ट। नाउ these 2 lobes of thyroid, 2 lobes of thyroid are connected by, अब ये जो 2 lobes हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं? These 2 lateral lobes of thyroid are connected by a connective tissue. ये दोनों को जोड़ता है एक कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप, और उसका नाम है इस्थमस। उसको नाम क्या दे रहे हैं हम? ये तो मान लीजिए दिस इज अवर इस्थमस, राइट। कनेक्टिव टिश्यू का एक फ्लैप जो दोनों लेटरल लोब्स को वहां पर जोड़ रहा है। अगर हम थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, राइट, अगर हम मान लीजिए एक सेक्शन देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड की, राइट, तो सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड में जब भी हम सेक्शन देखेंगे बेटा, हमें इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसे हम थायराइड फॉलिकल्स बोल रहे हैं। तो पूरे का पूरा जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर से बना होगा, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं? सो दिस इज अवर थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल्स आर लाइंड बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, राइट, जिन्हें हम नाम क्या देते हैं? तो ये यहाँ पर सेल्स हैं जो इस पूरे थायराइड फॉलिकल को बना रहे हैं,
right? So this is one thyroid follicle which is containing special type of the cells. नाम है इनका follicular cells. So these are follicular cells, right? थायराइड फॉलिकल से अगर हम बाहर की स्पेस देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स दिखाई देंगे इस तरीके से। तो क्योंकि दी सेल्स आर लाइंग बिसाइड्स फॉलिक्यूलर सेल्स, इसीलिए ये बन जाते हैं क्या बेटा, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। तो पूरे के पूरे थायराइड ग्लैंड का अगर हम सेक्शन देखते हैं तो हमें उन्हें दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। पहला मिलता है हमारे बहुत बड़े स्ट्रक्चर जिन्हें थायराइड फॉलिकल्स बोलेंगे, जिनमें स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिन्हें फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं, और फॉलिकल्स के बाहर स्पेशल टाइप के सेल्स होंगे जिन्हें पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं। फॉलिक्यूलर सेल्स आर द सेल्स दैट डील विद द सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। फॉलिक्यूलर सेल्स ही हैं जो ट्राई आइडोथायरोनिन बना रहे हैं, जो टेट्रा आइडोथायरोनिन बना रहे हैं, which are the hormones of the thyroid gland। और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं थायरोकैल्सीटोनिन, जिसे नाम क्या दे रहे हैं हम, थायरोकैल्सीटोनिन, राइट। इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी देखोगे बेटा, तो एनसीईआरटी आपको बता रही है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है बेटा, इट इज कंपोज्ड ऑफ, राइट, हमें एनसीईआरटी क्या लिख रही है, दैट आवर थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, किस किस का बना हुआ है, नंबर 1 ये थायराइड फॉलिकल्स का बना हुआ है बेटा, और दूसरा क्या बना हुआ है, स्ट्रोमल टिश्यूज का बना हुआ है। अब स्ट्रोमल टिश्यूज क्या हो जाएंगे, स्ट्रोमल टिश्यूज बेटा कनेक्टिव टिश्यूज हैं, राइट, जो हमारे इन्हीं सेल्स को सपोर्ट दे रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं। तो स्ट्रोमल टिश्यूज आर नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट द थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड लोब्यूल्स को सपोर्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, स्ट्रोमल टिश्यूज की है। तो नेचर क्या है इस टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू है ये, राइट। जितने भी थायराइड हार्मोन्स हैं बेटा, पर्टिकुलरली T3 और T4, यहाँ पर एक कैविटी आपको ये दिख रही होगी यहाँ पर, राइट, दिस कैविटी इज नोन एज कोलॉइड, राइट। ये क्या है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, कोलॉइड, राइट। तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एक है थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है, एक थायराइड फॉलिकल है बेटा, राइट, इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं T3 और T4 का, तो हमें क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं बेटा। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा फंक्शन जो परफॉर्म करता है, दैट इज दे रेगुलेट अवर BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी का BMR रेगुलेशन अगर कोई हार्मोन कर सकता है तो वो थायराइड ही है बेटा। BMR वो एक ऐसा फिनोमेना है बेटा जिसके अंदर हम अपनी ATP को यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस जो हैं बहुत अच्छे से देखे जा सके। जहाँ पर किसी एक बायोमॉलिक्यूल की ज़रूरत है तो उसका वहाँ पर कैटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। जहाँ पर किसी एक बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस की ज़रूरत है तो वहाँ उसका एनाबॉलिज्म दिखाना ज़रूरी है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म बना रहे हैं। तो जिस समय हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है उस समय ये हार्मोन आकर ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर एनर्जी प्रोवाइड कराएगा बॉडी के लिए।
तो क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइडर की तरह काम करता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे थायराइड हॉर्मोन्स हैं वो एक तरीके का एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, राइट। हॉर्मोन्स एक क्रिएट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिसे बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट, राइट। कितनी कैलोरीज चाहिए किसी एक बायोमोलिक्यूल को तोड़ने के लिए ताकि उसमें से क्या मिले, हमें एनर्जी मिले। तो कैसा इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, एक कैलोरीजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं हमारे पर्टिकुलरली T3 और T4। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है बेटा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप हमारी बॉडी के अंदर चलता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है जिसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को एनहांस करता है हमारा थायराइड ग्लैंड, उसमें से निकल रही है, क्योंकि ये एक ऐसा पंप है जो कैसे चलता होगा, जो क्या फॉलो करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलो करता है। सो इट इज एन ATP ड्रिवन प्रोसेस, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा थायराइड ग्लैंड इस तरीके से बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारी मदद किया जाता है बेटा। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्च स्टडीज बेटा, जिस इंसान की बॉडी के थायराइड हॉर्मोन्स अच्छे होते हैं, सो थायराइड हार्मोन इन एसोसिएशन विद इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, अगर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं उस समय बॉडी के अंदर, तो बॉडी क्या दिखाती है बेटा, बहुत बहुत अच्छे से नॉर्मल ग्रोथ भी दिखाएगी और डेवलपमेंट भी दिखाएगी। तो जिस भी इंसान के थायराइड ग्लैंड अच्छे हैं, उनका थायराइड ग्लैंड हेल्दी है, हेल्दी हॉर्मोन्स निकाले जा रहे हैं विच इन एसोसिएशन विद इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस अ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर मेटाबॉलिज्म। और आपकी बॉडी क्या शो करती है, नॉर्मल ग्रोथ भी शो करेगी, डेवलपमेंट भी शो करेगी। यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स की मात्रा कम है तो उसका सीधा असर किस पर है, किसी की भी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर ज़रूर होता है। तो आई थिंक ये बड़ा एक मेजर पॉइंट है हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगर हम NCERT देखें बेटा, NCERT चलिए बेटा NCERT देख लेते हैं। देखो जैसे हमारा पहला ही थायराइड हार्मोन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको रेगुलेट कर रहा है बेटा। दूसरा क्या करते हैं RBC, हमारे जो दूसरा फंक्शन हमारा थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है बेटा, थायराइड हार्मोन्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं, बॉडी की मदद करते हैं। अगर ये मेटाबॉलिज्म वाले हार्मोन्स हैं तो यानी कि ये क्या करते होंगे, जो थायराइड हार्मोन्स हैं हमारे, दे ऑल्सो रेगुलेट, किस किस का मैकेनिज्म रेगुलेट करते होंगे बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट्स का मैकेनिज्म रेगुलेट कर रहे हैं, राइट। बॉडी में जैसी रिक्वायरमेंट है उस समय, उसके हिसाब से मेटाबॉलिज्म को चेंज किया जा सकता है। तो ये कई बार लिपोलिसिस शो करेंगे, कई बार लिपिड का सिंथेसिस दिखाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, हमारे लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहे हैं। तो हमारे तीन बड़े बायोमोलिक्यूल्स का कब बनना है, कब टूटना है, ये कौन डिसाइडिंग फैक्टर है, हमारा थायराइड ग्लैंड है बेटा। दूसरा फंक्शन थायराइड हमारी बॉडी में क्या कर रहा है,
इट इज मेंटेनिंग द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो थायराइड हार्मोन कहीं ना कहीं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय, इट इज रेगुलेटेड बाय थायराइड हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे फंक्शंस वाला जो पैराग्राफ है दिस इज ऑफ अटर इम्पोर्टेंस, राइट। यहाँ पर ये ध्यान देना है बेटा। दूसरा अगर आप देखो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है बेटा, उसमें से एक हार्मोन अभी हमने बात करी कि एक और निकाला जाता है जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स निकाल रहे हैं उस समय। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स ने जो यहाँ पर थायरोकैल्सिटोनिन बनाया बेटा, राइट। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स ने हार्मोन बनाया TCT, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या रेगुलेट करता है बेटा? इट रेगुलेट्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? थायरोकैल्सिटोनिन की है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका इम्पैक्ट है बॉडी के अंदर। एक और हार्मोन जो सेम काम कर रहा है उस समय, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, जरूर पढ़ेंगे हम जब हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। अगर हम डिजीज्ड कंडीशंस की बात करें बेटा, तो यहाँ पर हमने सारे के सारे जो हार्मोन्स के फंक्शंस हैं यहाँ हमने कवर कर लिए। आगे बात करते हैं हम कुछ डिजीजेस की जो हमें एनसीईआरटी दे रही है बेटा। डिजीजेस, तो एक कैटेगरी आपको मिल जाएगी बेटा हाइपोसिक्रीशन की वजह से होने वाले डिजीजेस, यानी कि जहाँ पर थायराइड हार्मोन्स के एक्सप्रेशन क्या है उस वक्त कम दिखाई दे रहे हैं बॉडी के अंदर। और एक कैटेगरी आपको मिल रही है किसकी? हाइपर सिक्रीशन की मिल रही है बेटा, राइट। हाइपोसिक्रीशन में वी आर हैविंग एन एग्जांपल ऑफ गोइटर। सुना होगा नाम आपने, लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा इसको। गोइटर एक्चुअली क्या है, राइट? गोइटर एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। इट इज एक्चुअली अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। किसकी वजह से है? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से है बेटा? आयोडीन की वजह से है। जब आयोडीन की मात्रा आपकी डाइट में कम है तो वहां पर एनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का। जो थायराइड ग्लैंड है एकदम ऐसे स्वेलिंग सी शो करेगा, काफी ज्यादा सूजन वहां आपको दिखाई देगी। वो कंडीशन क्या है? गोइटर। लेकिन अगर आप गोइटर का एक्चुअल मतलब समझे तो गोइटर का मतलब है the enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland। लेकिन ये enlargement किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि आयोडीन की मात्रा डाइट में कम है, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या हो गया? सूजन दिखा रहा है उस समय। उसी कंडीशन को नाम क्या देंगे? गोइटर देते हैं बेटा, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन में आपको कुछ ऐसा ही एक मिलता जुलता वर्ड दिखाई दे रहा है, एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर, तो गोइटर समझ लिया है हमने, एक ऐसा डिजीज जिसमें ये फीचर तो भाई दिखना ही दिखना है कि थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट है। एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर एक ऐसा गोइटर, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक इंसान का एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड का तो है ही, साथ में क्या है? प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स। आई बॉल्स जो है बेटा बिल्कुल ऐसे लगेंगे, दे हैव बीन बल्ज्ड आउट, और बहुत मतलब प्रोट्रूडिंग आईज उस एक इंसान की आपको दिखाई देंगी उस समय। सो ये एक ऐसा डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वोलन थायराइड ग्लैंड प्लस द प्रोट्रूजन ऑफ द आई मसल्स और आई बॉल्स, राइट। अब ये डिजीज, राइट, इसी डिजीज का एक दूसरा नाम भी है हमारे पास, दैट इज ग्रेव्स डिजीज। इसको क्या बोलते हैं हम?
ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, और ये एक ऐसा डिजीज है बेटा विच इज हैविंग एन ऑटो इम्यून बेसिस. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या हुआ भाई? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जब आपकी इम्यूनिटी की याददाश्त तो खो चुकी है कि ये अपनी ही बॉडी का सेल है, इसको नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है. हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन कई बार इट लूजेस द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट लूजेस द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन कि दिस इज सेल्फ एंड दिस इज नॉन सेल्फ. तो अपनी ही बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाने बेटा बॉडी का इम्यून सिस्टम उस समय काम करने लगता है. तो इसमें क्या हो रहा है उस समय? इस एक कंडीशन में क्या होगा? TSH लाइक ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड. TSH याद करिए कहाँ पढ़ा है हमने? वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी रिलीज करती है. स्टिमुलेशन कहाँ है? थायराइड ग्लैंड पर है. थायराइड ग्लैंड जब उस सिग्नल को रिसीव करेगा तो अपनी सिक्रीशंस बनाएगा. तो यहाँ पर फॉल्स टाइप की TSH लाइक एंटीबॉडीज बनाएंगी जो स्टिमुलेट करती रहती हैं. दे एक्चुअली ओवर स्टिमुलेट अवर थायराइड ग्लैंड. जो थायराइड ग्लैंड को क्या कर रही है उस समय बेटा? ज़रूरत से ज़्यादा स्टिमुलेट कर रही है. ओवर स्टिमुलेशन है थायराइड ग्लैंड की, जिसकी वजह से क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन है. किसकी? ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4. ज़रूरत से ज़्यादा हो चुके हैं थायराइड के लेवल, थायराइड हार्मोन्स के लेवल. तो तभी कंडीशन क्या है? हाइपर सिक्रीशन है बेटा. दीज हार्मोन्स दे एक्यूमुलेट इन द थायराइड ग्लैंड देमसेल्फ, जिसकी वजह से क्या होगा? एक मतलब बहुत ज़्यादा सूजन वहाँ पर थायराइड ग्लैंड की दिखाई देगी बेटा. तो ये फ़र्क आपने समझना है. इसको हम याद करने के लिए सिंपल क्वाइटर बोल सकते हैं, जो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, राइट. और हाइपर सिक्रीशन से होने वाला एक और तरीका, अलग किस्म का ग्वाइटर जिसका नाम है एक्सऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसमें ये कंडीशन तो दिखाई देगी ही, साथ में क्या दिखाई देगा? जैसे मैंने बोला प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स भी दिखाई दे रहा है बेटा उस समय. ठीक है. और इसको हम ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं, जो एक ऑटो इम्यूनिटी बेस्ड डिसऑर्डर है जिसमें TSH लाइक ही एंटीबॉडीज बनेंगी जो ओवर स्टिमुलेट करती हैं थायराइड ग्लैंड को, और हार्मोन्स की सिक्रीशन क्या होगी? चलती चली जाएगी. नॉर्मली क्या होगा? जब भी TSH बनेगा तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलस लेकर T3 T4 बनाएगा, लेकिन एक नेगेटिव फीडबैक भी तो है ना बेटा, राइट. नेगेटिव फीडबैक की वजह से इन सिक्रीशंस को बंद किया जा रहा है, लेकिन ये सिक्रीशंस तो भाई कहीं और से ही अपना इम्पैक्ट दिखा रही हैं. इसी वजह से उस एक इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बेटा. कैसा डिजीज है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. तो ये फ़र्क समझना है. अगर मैं आपको बताऊं कि हाइपोसिक्रीशन से ही एक और कंडीशन आपको NCERT दे रही है बेटा, राइट. हाइपोसिक्रीशन से ही एक और कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, और वो क्या है बेटा? मान लीजिए अगर कोई एक कंसीविंग मदर है, एक प्रेग्नेंट फीमेल है, और उस फीमेल की बॉडी के अंदर हार्मोन्स की कमी आ गई, थायराइड हार्मोन्स के एक्सप्रेशन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे बेटा. तो इसका असर, सीधा असर किस पे पड़ेगा? उसके बच्चे पर पड़ेगा. तो एक ऐसी कंडीशन विच इज सीन, राइट, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन इन केस ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल, राइट. अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपोसिक्रीशन है थायराइड ग्लैंड को, इट इज गोइंग टू इफेक्ट द, क्या करती है? इट इज गोइंग टू इफेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। जो फीटस है उस मदर के वोम के अंदर, वो अब नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं दिखा पा रहा बेटा। तो बच्चे की ग्रोथ क्या होगी उस समय, कम होगी, स्टंटेड ग्रोथ कंडीशन होगी, राइट। हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उसी को एनसीईआरटी एक शब्द लिख रहा है, क्रेटिनिज्म, राइट। तो कंडीशन क्या है, फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसका अपना थायराइड हार्मोन अच्छे से एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा, उसके थायराइड हार्मोन के लेवल्स में कमी है, लेकिन बच्चे पर असर पड़ रहा है, उस बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट ब्रेन का नहीं होगा बेटा। मेंटली रिटार्डेड कई बार बच्चे जो हैं उस समय सफ़र करेंगे, तो स्टंटेड ग्रोथ होगी उन बच्चों में। कई बच्चे मेंटल रिटार्डेशन के से भी सफ़र करते हैं, राइट। और कई बच्चों में तो बेटा डेफ म्यूटिज्म कंडीशन देखी जाएगी, सुन बोल ही नहीं पाएंगे बच्चे, ऐसी कंडीशन बनती है डेफ म्यूटिज्म। तो ये कंडीशन आपको हाइपोसिक्रीशन में दिखाई दे रही है, किसमें, एक प्रेग्नेंट फीमेल में दिखाई दे रही है, राइट। अगर बात करूं मैं हाइपर सिक्रीशन की बेटा, तो वहां पर भी आपको एक कंडीशन और दिखाई देगी। यहां पर देखेंगे कि इन एडल्ट वुमेन, एक एडल्ट वुमेन है, ठीक है, जिसमें हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगे, इररेगुलर होने शुरू हो जाएंगे। सो देयर कम्स अ डिस्टर्बेंसेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कई बार थायराइड का अगर कैंसर हो जाए या थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाए, सिस्ट फॉर्मेशन हो, ट्यूमर फॉर्मेशन हो, तो उस समय क्या होता है, सिंथेसिस का जो रेट है, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस का जो रेट है, सिक्रीशन का जो रेट है थायराइड हार्मोन्स के, वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है उस समय, जिसकी वजह से क्या होगा, एक कंडीशन आ जाएगी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर थायराइडिज्म। तो हाइपर थायराइडिज्म में आपको एक तो एक्सऑप्थेल्मिक ग्वाइटर दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइपर थायराइडिज्म। और एक हाइपर थायराइडिज्म किसकी वजह से है, किसकी वजह से है, ड्यू टू कैंसर फॉर्मेशन इन थायराइड ग्लैंड। जब कैंसर दिखाई दे रहा है किसका, थायराइड ग्लैंड का, उस समय थायराइड सेल्स की एफिनिटी उस समय बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स को बनाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी में कंडीशंस क्या आ जाती है, हाइपर थायराइडिज्म आ जाएगा, राइट। जो इससे पहला पेज है, यहाँ पर आपको ये वर्ड दिखाई देगा क्रेटिनिज्म, जो किसकी क्या कंडीशन है, स्टंटेड ग्रोथ कंडीशन है। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल का बेबी होगा उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो इंटेलिजेंट कोशेंट होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, और देखिए डेफ म्यूटिज्म भी कंडीशन आपको दिखाई देगी। तो ये सारी बातें हम किसके लिहाज में कह रहे हैं, थायराइड के ही बारे में बोल रहे हैं बेटा, राइट। यहाँ पर हम स्टार्ट से अगर इसे पढ़े तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब, जैसे बताया, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं, इस्थमस बोल रहे हैं। पूरे का पूरा थायराइड ग्लैंड बना है फॉलिकल्स का और स्ट्रोमल टिश्यूज का। हर थायराइड फॉलिकल में क्या क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, एक कैविटी होगी, नाम है जिसका कोलॉइड। ये फॉलिक्यूलर सेल्स 2 हार्मोन को सिंथेसाइज कर रहे होंगे, टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, थायरॉक्सिन है, राइट, और ट्राईआइडोथायरोनिन। आयोडीन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे हार्मोन के सिंथेसिस को बनाने के लिए। तो अगर आयोडीन की कमी है शरीर के अंदर तो उसकी वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी,
हाइपोथायराइडिज्म होगी, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, ग्वाइटर बोलेंगे। और अगर हाइपोथायराइडिज्म देखा जा रहा है कब, प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसकी वजह से डिफेक्टिव ब्लड डेवलपमेंट होगी, मैच्योरेशन होगी किसकी, ग्रोइंग बेबी की, उसमें आ जाएगी स्टंटेड ग्रोथ, डेफ म्यूटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोफिशिएंट, और अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल नहीं है, अगर एक एडल्ट फीमेल है, तो उसमें अगर मेंस्ट्रुअल ये जो हमारे थायराइड हार्मोन्स है उसके लेवल डिस्टर्ब हो गए हैं, तो मेंस्ट्रुएशन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर हो जाएगी। हाइपरथायराइडिज्म में एक मिल रहा है कैंसर फॉर्मेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गया है, और एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर भी हाइपरथायराइडिज्म में ही आ रहा है। लास्ट पैराग्राफ में आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट उसके फंक्शंस। तो आई रियली होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। हर लाइन इस एक पैराग्राफ की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच कैन बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो कल वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड और बाकी की चीज़ें, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है।